आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं AIB ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की, तो देखिए हम देखेंगे AIB 17 के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पेपर आपका हुआ है। इसमें हम क्वेश्चनों की प्रकृति देखेंगे, कैसे क्वेश्चन किस टाइप के, सरल या कठिन कैसे आते हैं, उन सभी प्रकृति देखेंगे और उनके आंसर हम आपको बताएंगे, जिन्हें आप एक बार ही पढ़कर समझ जाएंगे। हाँ, अपना जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरे आंसर देने से पहले अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दें। इससे जो भाई बहन जुड़े हैं उनमें एक प्रतिस्पर्धा हो सके, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ की अगर पढ़ाई करनी है तो जुनून के साथ करिए, क्योंकि AIB का आप एग्ज़ाम जानते हैं अक्टूबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम है। तो आपके पास समथिंग एक महीना ही शेष बचा हुआ है। इसी पर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो डेली क्लास के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आप सभी AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जनरल कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स पास होने के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग SC ST रिजर्व कैंडिडेट या फिर OBC, जनरल और OBC के लिए, जनरल OBC के लिए 45, SC ST PH के लिए 40, तो पहले ये 35 और 40 और 35 का था और इसमें बढ़ गया है। अब जनरल OBC के लिए 45 और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 40 कर दिया गया है। 5% मार्क्स और बढ़ा दिए गए। चलिए, तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल में अभी जुड़े हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी इस चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन या सूचना भेजी जाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि आप जानते हैं AIB से आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी राज्य में। 2010 के बाद जो भी लॉयर एडवोकेट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको AIB एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। ये आप खुद ही जानते हैं 2010 के बाद। तो हम आज क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन की प्रकृति, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसी के क्वेश्चन हैं, तो इससे आपको इन क्वेश्चनों की प्रकृति समझ में आ जाएगी। जैसे आप बार एक्ट्स वगैरह वहाँ पे ले जाते हैं तो उनमें कैसे क्वेश्चन ढूंढना, ये भी मैं वीडियो में बताऊँगा। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि आप उन क्वेश्चनों को सही से देखें तो आप वहाँ भी इसके तुरंत आंसर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि रोज़ क्लास चलेगी आपकी AIB की, ठीक है। तो अच्छा, आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। आपको क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, इसके हम ऑप्शन विकल्प अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार है। तो हिंदू भरण पोषण दत्तक अधिनियम की धारा 1956 की धारा क्या कहती है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से, बी, गोद लेने के प्रभाव से, या फिर सी, दत्तक संबंधित दस्तावेज के अनुमान से, या डी, गोद को लेने को रद्द करने से। तो आप देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देख सकते हैं हिंदू भरण पोषण अधिनियम दत्तक 1956 की धारा 12। देखिए 56 की धारा 12, तो आप देख सकते हैं सभी दत्तक से रिलेटेड हैं यहाँ पे जो दिया गया है। तो गोद लेना रद्द करना से संबंधित नहीं है ये, ना दत्तक संबंधी दस्तावेजों से है। इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो गोद लेने के प्रभाव से, इसका राइट आंसर बी है। आपने क्या आंसर दिया था ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका PIL के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? इसका आपको आंसर बताना है। ए, पारिवारिक पेंशन, बी, दंगा पीड़ितों के लिए याचिकाएं, चलिए दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, सी, उपेक्षित बच्चे, या डी, मकानदार किराएदार के मामले। तो आप जानते हैं PIL जिसे हम कहते हैं जनहित याचिका के तो रूप में जो विचारणी नहीं होंगे। सबसे पहले देख लेंगे विचारणी कौन होंगे। शायद जो अगला क्वेश्चन AIB 18 में पूछ ले तो आप उनको ज़रूर कर दें, इसमें अभी नहीं पूछा गया है और अगला क्वेश्चन जो AIB 18 में आ सकता है। तो जो विचारणी होते हैं उन्हें हम देखेंगे। पारिवारिक पेंशन विचारणी होती है, दंगा पीड़ितों की याचिका ये भी जनहित याचिका विचारणी होती है, उपेक्षित बच्चे ये भी होती है, लेकिन मकानदार किराएदार के मामले ये जनहित याचिका विचारणी नहीं होते। यही डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी होते हैं तो ये गलत हो जाएंगे, लेकिन इससे पूछा है कौन नहीं होता विचारणी, तो भाई मकानदार किराए विचारणी नहीं होते। और कभी क्वेश्चन पूछ ले कौन होते हैं तो आप कहेंगे पारिवारिक पेंशन विचारणी होता है, दंगा पीड़ितों की याचिका होती, उपेक्षित बच्चे होते हैं, लेकिन मकानदार किराएदार के मामले नहीं होते। यही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं ज़रूर पढ़ ही रहिएगा, अगर आपने होंगे पढ़ लिया तो फट्टे से इसमें लगा दिया तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, कौन भारत में जनहित याचिका के रूप में जाने जाते हैं? ए, न्यायमूर्ति AN राय, बी, न्यायमूर्ति YB चंचू, सी, न्यायमूर्ति RS पाठक, डी, न्यायमूर्ति PN भगवती। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। मैं बताता हूँ आपको। जनहित याचिका जिसको हम कहते हैं PIL, ठीक है। चलिए तो इसका अगर आंसर आपने दे दिया होगा, मैं बताता हूँ। न्यायमूर्ति ये नहीं है, चंद्रचूड़ ये भी नहीं, पाठक डी नंबर न्यायमूर्ति PN भगवती, इन्हीं को हम लोग जनहित याचिका के रूप में जानते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए हैं। एक भरत पोषण से आया था, दत्तक करके 1956, लेकिन अभी देखा 3 क्वेश्चन आए हैं, ये सभी जनहित याचिका से आए हैं। तो AIB भी पैटर्न बदल नहीं रहा है, कुछ क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दे रहा है। तो जब आप लोग बेयर एक्स ले जाएंगे तो आपको कहो PIL ही से 3-4 क्वेश्चन मिल जाए या उसी से संबंधित कोई सब्जेक्ट से मिल जाए, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन दे रहा है। तो जनहित याचिका से ये तीसरा क्वेश्चन इसने दिया है, पहला छोड़कर, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? पहला, विधि के नियम का पुष्टिकरण, दूसरा, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, तीसरा, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। तो चौथा आप इसका आंसर ज़रूर दे दें। तो देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, गलत मत करिएगा, नहीं पर देखिए इसमें नहीं पूछा है नहीं, नहीं को टारगेट करिएगा और इसमें नहीं जो पूछा है आपको बताना है। तो देखिए, तो जनहित याचिका का उद्देश्य जो होता है, पहले समझ लीजिए जो होता है, तो विधि के नियम का पुष्टिकरण ये होता है, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा ये होता है। जब कभी क्वेश्चन आ जाए जो होता है तो ये सब होते हैं, अगर जो एग्ज़ाम होगा शायद इनमें ये पूछ ले, इसलिए मैं कहता हूँ ये होता है। मौलिक अधिकारों की प्राप्ति ये भी होता है, लेकिन जो कह रहा नहीं होता तो ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना ये नहीं होता। यही डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ख्याति प्राप्त करना, तो देखिए आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना याद करे कापी। जनहित याचिका लोगों की याचिका, तो विधि के नियम का पुष्टिकरण ये भी लोगों से, न्याय को सब तक पहुंचाना ये भी आपके लिए उद्देश्य है, लेकिन जो नहीं पूछा है
मौलिक अधिकार, इंसान के मौलिक अधिकार सार्थक प्राप्त, ये भी है। निगेटिव आंसर आपको यही दिख रहा है, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना, ये जनहित याचिका का प्रयोग हो सकता है। तो भैया ये हो ही नहीं सकता, बिना पढ़े इंसान इसको लगा के चलाएगा। ख्याति प्राप्त करने से क्या मतलब यार, नहीं पूछा है। और इन तीनों में उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, मौलिक अधिकार, न्याय, विधि। तो आपने जान लिया, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य डैश एक मूल अधिकार में उभर कर आया। 5वां, पहला त्वरित न्याय का अधिकार, बी स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सी निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। 5वें का आंसर जल्दी से आप लोग दे दें आकर। तो देखिए, अब इसमें बिहार सरकार एक मूल मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। अगर जहां मूल मौलिक के अधिकार की बात आ जाए, तो मैंने अभी बताया त्वरित न्याय का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार पे आता है, मूल मौलिक अधिकार पे। तुरंत न्याय, भाई किसी चीज़ को अगर तुरंत अगर कोई न्याय की आस में गया है किसी के पास या न्यायालय गया है, तो उसको तो त्वरित न्याय, जल्दी से न्याय देना चाहिए। न्याय देर से मिलना भी एक तरीके का अगर देखें तो आप देख सकते हैं, अगर न्याय देर से मिला और उस न्याय देर से मिला और जो वादी है वो बूढ़ा हो गया, मर चुका, तो ऐसे न्याय का क्या फ़ायदा। तो जो भी न्याय मिले तुरंत मिले। न्याय से देर से न्याय भी मिलना उसके लिए उतना ही दंड के बराबर है। इसीलिए त्वरित न्याय तुरंत मिल जाए, तो ये भी आपके मूल मौलिक अधिकार है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, तो देखिए बिहार राज्य के हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। स्वच्छ वातावरण का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। हाँ, निःशुल्क और कानूनी सहायता का अधिकार, निःशुल्क और कानूनी सहायता का अधिकार ये भी एक मूल मौलिक अधिकार है। इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो एआईबी ने दोनों आंसर सही माने हैं, और इसके दोनों में आंसर, वास्तव में दोनों आंसर सही हैं, ए और सी। त्वरित न्याय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। किसी को भी आप देखते हैं आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में या कहीं पर परामर्श केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर सरकार द्वारा, या वहाँ पर आप देखते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। सरकारी वकील, मतलब वहाँ पे वकीलों का पैनल रहेगा जो भर्ती किए जाते हैं, जो उस कहानी एक कमेटी टाइप बनाई दी जाती है, जो कानूनी सहायता या सलाह भी दी जाती है निःशुल्क। तो वही चीज़ है इसमें, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, समझना सबसे बड़ा है काम, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हैं, इनमें बेयर एक्ट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जान लिया किसी को जल्दी न्याय देना, भैया मूल मौलिक अधिकार है, बेयर एक्ट की कोई जरूरत, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, बेयर एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 45 आप ऐसे चुटकियों में लाएंगे, ठीक है। आए, स्वच्छ वातावरण का अधिकार तो होता नहीं भैया, स्वच्छ वातावरण तो ये पहले से करके रखो। लेकिन निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ये भी सही है, तो दोनों सही है, ठीक है, ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। आज हम 10 क्वेश्चन लेंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं लेकिन धीरे धीरे लेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में ऐसे कर पढ़ा देंगे, ऐसे कि आपको 10 क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ामों में भी पूछा गया है। परमादेश उत्प्रेषण याचिका, अधिकार पर अच्छा प्रतिषेध। तो आप जानते हैं न्यायालय कई तरह की जो जारी कर सकता है। सबसे पहले आप परमादेश के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो मैं एक दिन मतलब इसका भी वीडियो बता दूंगा, सभी याचिकाओं के बारे में। उत्प्रेषण याचिका, अधिकार पर अच्छा याचिका या प्रतिषेध याचिका। जल्दी से 6वें का आंसर आप सभी लोग दे दें, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी से दे दें। 6ठा है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा, निम्नलिखित में कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। जैसे कोई पद है तो न्यायालय कौन सी याचिका जारी कर सकता है। परमादेश नहीं जारी करता,
उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा याचिका इसको कहते हैं। किसी सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती कौन अधिकार। तो इसको एक अच्छे ढंग से अगर हम ट्रिक से याद करें तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसको कैसे मैंने याद किया था। देखिए किसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखिए आप लिखा सार्वजनिक पद को हड़पने के लिए, तो आप हड़प रहे हैं चीज़ को तो किसी का अधिकार ही हड़पेंगे। अगर हासिल करके पढ़ के लेंगे तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को मैं ट्रिक मैं बताऊँ कि आपको दिमाग में हमेशा बने रहा है। किसी चीज़ को हड़पते हैं तो किसी का अधिकार ही हड़पते हैं ना, तो एक ट्रिक से अधिकार यहाँ से कर देंगे खट से। जहाँ हड़पने का आ जाए हड़पने का, तो आप समझ लीजिएगा हड़पा क्या जाता है, किसी का अधिकार ही हड़पा जाता है, और उसी के विरुद्ध क्या जारी कर सकती है, अधिकार परीक्षा याचिका। कभी नहीं भूलेगा आपको। चलिए 7वां क्वेश्चन है, रिट्ज बनाम बाल्डविन का केस किससे संबंधित है। देखिए जो रिट्ज बनाम बाल्डविन का केस है, ऑप्शन करप्शन से, बी प्राकृतिक न्याय से, डी राज्य दायित्व से, या प्रत्योजित विधान से। जल्दी से इसका 7वें का कमेंट बॉक्स में 7वें का ABCD कर ऐसे आप दे सकते हैं जो भी आपको हो। तो देखिए ना करप्शन से है, ना राज्य दायित्व से, ना प्रत्योजन विधान से। और रिट्ज बनाम बाल्डविन ये प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। इसका राइट आंसर भी हो गया। आपने क्या दिया जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का क्या अर्थ है। तो ऑडी अल्ट्रम और पार्टम का क्या अर्थ है। तो जो पार्टम बोले चाहे ऑडी अल्ट्रम बोले, इसका अर्थ क्या है। तो ये आपका इसका अर्थ बताना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, संकेतित भाषा में है, किसी भाषा में। तो ए व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बी एक निर्णय प्राधिकरण को सकारण आदेश का अवश्य देना चाहिए। सी कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। डी किसी को भी न्यायालय से डरना नहीं चाहिए। तो ये आपको बताना है इसका आंसर। 8 का आंसर आप सभी भाई बहन दे दें। चलिए 8वें का आप सभी से आशा है आप सभी भाई बहन इसका 8वें का आंसर दे दें। देखिए चलिए आशा आपने दे दिया होगा। ऑडी अल्ट्रम पेट्रम का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो मतलब किसी व्यक्ति को सुने बिना भी उसे दोषी ठहराया जा सकता है। उसके ऊपर जो साक्ष्य हैं या कोई भी चीज़ है अगर है तो बिना सुने भी उसको दोषी ठहराया जा सकता है। तो इसका मतलब यही होता है ए नंबर। आपने क्या बताया था, इसका आंसर दिया है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए डैश ऑफ इंडिया जाइए एक मिनट। अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए डैश के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा AIB खुद अपने लिए क्वेश्चन अपने लिए पूछ लिए इसने। तो उसमें बताना अधिवक्ता अधिनियम 1991, ये सब बता लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अधिवक्ता अधिनियम 1900, तो बताइए अधिवक्ता अधिनियम 1991। चलिए अधिवक्ता अधिनियम 1991, अधिवक्ता अधिनियम 1954, अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1964। तो बताइए अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए डैश के अंतर्गत बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा नियम बनाए गए हैं। तो जो नियम बनाए गए हैं ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा नियम बनाए गए हैं। आपने क्या आंसर दिया ज़रूर बताइएगा। 61 इसका राइट आंसर है। ये आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद कल हम फिर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेकिन कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर तभी जाइएगा, नहीं तो आपको इसकी सूचना नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। पेपर सर पर है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा
हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का अधिकार नहीं है? मानसिक विकार, संक्रामक रूप से रोग का विकार, असाध्य विकृत चित्त, या डी 3 महीने से कम समय से अलग रहना। तो निम्नलिखित में कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का अधिकार नहीं? तो सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूँ, आप सभी भाई बहन नहीं पर फोकस करिएगा, हाँ पे कर दिया और लगा के गलत चले आएंगे, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। तो देखिए, तलाक का अधिकार जो है वो पहले समझ लो। अगर कोई भी साथी स्त्री हो पुरुष हो, शादी हो गई है, अगर वो मानसिक विकार है, मानसिक अवसाद रहती है, मतलब मानसिक से परेशान रहती है, मानसिक विकार है, तो ये तलाक का अधिकार हो सकता है। पहला, संक्रामक रूप से यौन रोग हैं, अगर उसको ऐसे यौन रोग हैं संक्रामक रूप से, और जो उसको शादी के बाद पता चले हैं, ये सब शादी के बाद पता चलने का है कि जो बातें छुपाई गई हों, ठीक है, इसमें भी तलाक का अधिकार है। असाध विकृत, इसमें भी है। इन तीनों पर वो तलाक, दोनों चाहे पुरुष हो या महिला, इस हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर तलाक ले सकते हैं। लेकिन नहीं पूछा है, जो नहीं वर्ड पूछा है, तो नहीं आपका आ जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा डी 3 महीने से कम समय से अलग रहना। ये कौन सा आधार है? तो देखिए, इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है बिना बेयर एक्ट उठाए। आपको पता है ना कि तलाक इसमें पूछा आधार नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, अगर कोई मानसिक विकार है, शादी बाद पता चला, तो आप तलाक तो ले लेंगे, मानसिक साथ नहीं रहेंगे। संक्रामक रोग है, उसको कोई ऐसे रोग हैं जिनसे जीवन नहीं चल सकता, तब आप तलाक ले लेंगे उससे। आसाद विकर्चित है तो तलाक ले लेंगे। तो ये इतना तो कॉमन सेंस है कि इनको आप लगा लेंगे। लेकिन डी आपको पता चल रहा है कि इनसे तो तलाक हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछे तो आप 3 महीने से कम समय से अलग रहना, ये तलाक का है। लोग 2-2 साल तक, 6-6 महीना तक बाहर रहते हैं, क्या तलाक हो जाता है? क्या आधार? नहीं, इन तीनों पे हो सकता है। यही सब कम से कम वीक पॉइंट है, और यही जो आधार नहीं है। 10वां राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरह। 10 क्वेश्चन लिए और सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर देंगे, और कैसे बिना बेयर एक्ट्स के आपको आंसर निकालना है ये भी हम बता रहे हैं, और बेयर एक्ट से कैसे आंसर निकालना है ये भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करे बिना नहीं जाइएगा।